हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं भाई हमारे चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। इसमें इस सेशन से पूर्व में हमने डिस्कस कर लिया है एक्चुअली कार्य होता क्या है, उसके यूनिट्स को, एंड हमने कार्य के माप से ही बना हुआ ऊर्जा की बात कर ली। मतलब ऊर्जा क्या होता है भाई, तो हमने कहा कार्य करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं हम ऊर्जा। अब बारी है ऊर्जा के जो टाइप्स में एक टाइप है हमारा कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा, इसको डिस्कस करने की। अल्टीमेटली इस चैप्टर के अंदर जो एनर्जी के रूप में हमें डिस्कस करना है वो यांत्रिक ऊर्जा को ही डिस्कस करना है। सिर्फ नो डाउट बहुत सारे तरीके की एनर्जीज होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक डिस्कस करना है हमें, दैट इज यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को फटाफट से। तो भाई देखिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा जो, ये दो तरीके की ऊर्जा को मिलाकर के बनती है। एक है वस्तु की गति के कारण उस वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा, दैट इज गतिज ऊर्जा, और एक उसी वस्तु के स्थिति के कारण उस वस्तु के अंदर निहित ऊर्जा, जिसको कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं को जब समअप करते हैं, जब इनका योगफल ज्ञात करते हैं, इसी को कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। अल्टीमेटली यांत्रिक ऊर्जा क्या है भाई, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का सम्मिश्रण है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, तो आइए देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने में कुल क्षमता को उसके यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कितने होते हैं भाई प्रकार, तो एक होता है गतिज और एक है हमारा स्थितिज। एक है हमारा गतिज ऊर्जा और एक है हमारा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास में कोई गति मतलब मोशन कर रहा है, ये चल रहा, ये ऑब्जेक्ट चल रहा, तो इसकी गति के कारण जो इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इसके गति के कारण जो इसके अंदर ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा। और वैसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये दो तरीके की पॉसिबल है। एक हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एक मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है धरातल पे, तो इसके ऊपर क्या हो रहा होगा भाई, तो mg नाम का फोर्स, गुरुत्वीय बल इसको केंद्र की तरफ खींच रहा होगा। किसके केंद्र की तरफ भाई, तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो अगर मैंने इसको एक सर्टेन हाइट पर उठा दिया, मतलब मैंने क्या किया भाई, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा था mg, इसने h हाइट तक मैं इसको क्या कर देता हूं, ऊपर उठा दे रहा हूं। तो मैंने इसके ऊपर जो काम किया, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब अल्टीमेटली एक चिन्ह जरूर आता है यहां पर, मैं बस अभी के लिए मार्क नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट था h हाइट पर और ये नीचे गिर गया, यहां तक आ गया, तो गुरुत्वाकर्षण ने कुछ काम किया भाई, एक बल लगा करके वस्तु को विस्थापित किया है, मतलब उसने काम किया। तो कितना काम किया, तो हम कहते हैं भैया कि बल लगा इस पे mg और विस्थापन हुआ h, इसी को कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। यही है इसकी स्थिति के कारण इसकी ऊर्जा। या इसके विपरीत कहूं तो मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके मैं इस हाइट तक ले जाकर के जब रखूंगा, तो यहां से यहां ले जाने में मैंने वर्क डन किया, और जो मैंने काम किया वो है इसकी स्थितिज ऊर्जा। इन द सिमिलर वे एक और स्थितिज ऊर्जा के लिए कंडीशन, आप ऐसा समझिए ना, ये एक दीवार है, इसमें से मैंने क्या किया है भैया, तो मैंने एक ऐसा स्प्रिंग, ये इसकी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है और इसको मैंने इधर की तरफ खींचा, तो जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को खींचूंगा, इसकी स्थिति क्या बनेगी, ऐसी हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये इतना दूर है, और अगर मैं इसके पहले बात करूं जो इसके एक्चुअल स्टेटस था, तो भैया ये स्प्रिंग यहीं तक थी। मतलब एक बात समझ में आई कि इस स्प्रिंग में भी मैंने इतने दूरी की क्या करा दी, इतने दूरी की मैंने करा रखी है विस्थापन, और स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं भाई, तो मैं एक बल लगा करके खींच रहा हूं। तो क्या मैं इसमें भी कह सकता हूं कि यहां पर भी मैंने कार्य किया कितना भाई, तो बल गुणे विस्थापन,
मान लिया कि बल था F और ये विस्थापन जो इसको खिसकाया था, स्प्रिंग खिंच जाएगी ना भाई, तो इसकी एक्चुअल लेंथ से इतनी लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, दैट इज F डॉट dx। अब क्या होता है, काम किया मतलब मैंने ऊर्जा खर्च की, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि भैया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। मतलब ऊर्जा हमेशा क्या रहती है भाई, स्टोर्ड रहती है, इसी के अंदर स्थित रहेगी। जैसे मैंने इस पेन को क्या किया, एक सर्टेन हाइट तक यहां तक उठाया, तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, काम किया ना, वर्क डन किया ना, और जो मैंने इस पे काम किया वो इस पेन के अंदर स्टोर्ड है। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगी, ये नीचे गिर रही है, मतलब क्या हो रहा है भाई, ये इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टोर करके रखी थी, उसी ऊर्जा को रूपांतरित कर रही है गतिज ऊर्जा में। मतलब यहां से छोड़ा, ये नीचे गिरी, तो स्थितिज ऊर्जा बदलने लगी किसमें, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट गति करने लग गया। तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे धरातल के करीब होता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी गति बढ़ती जाएगी, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और स्थितिज ऊर्जा धीरे 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 कम हो रही है। ठीक इसके विपरीत अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ऊपर की तरफ रखना चाहा, तो मैं जब इसको लेके चल रहा हूं तो अभी इसको गति करवा रहा हूं ना, तो मतलब मैंने जो गतिज ऊर्जा कराई इसको, वही गतिज ऊर्जा स्टोर होने लग गई इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और इस हाइट पर ले जाके रोक दिया, तो इस हाइट पर इसके पास जो मैंने गति के दौरान ऊर्जा खर्च की थी वही ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हो गई। इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा। बात क्लियर है भाई? तो मतलब एक समझ में आ रहा है कि ये स्प्रिंग को भी मैंने खींचा तो इसमें वर्क डन किया, कार्य किया, ऊर्जा खर्च किया। अब जब मैं क्या करूं, इस फोर्स को हटा दूं, मैं इस फोर्स को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तो स्प्रिंग अपनी जगह पे, स्प्रिंग कहां गया, अपनी जगह पे। फिर इस फोर्स को लगाया तो स्प्रिंग खिंच गई, फिर हटाया तो स्प्रिंग अपनी जगह पे। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो भैया स्प्रिंग हट गई, अभी करा तो स्प्रिंग लग गई। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, आप स्प्रिंग खींचते हो ना, छोड़ते हो तो अपनी जगह पे, मतलब रीगेन कर लेता अपने शेप को। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप बोलो कि सर मैं इस स्प्रिंग को दबा देता हूं, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, ये था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को ऐसा कर दिया। मतलब इस स्प्रिंग को क्या किया भाई, तो मैं कह रहा हूं फिर से आपने ये छोटा सा dx डिस्टेंस कम कर दिया, प्रेस भी करेंगे और छोड़ेंगे तो आपस अपनी शेप में आ जाएगा। आप खींचेंगे तब भी अगर आपने फोर्स हटाया एक्सेसिव तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिए तब भी अगर आप फोर्स हटाते हैं तो अपनी जगह पे आ रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, आपने इसके दौरान भी यहां पर क्या किया, dx डिस्प्लेसमेंट कराया, विस्थापन कराया, यहां पर भी आपने क्या करा, dx विस्थापन कराया। मतलब आपका जो किया गया कार्य है वो यहां पर भी परिलक्षित हो रहा है और यहां पर भी हो रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि स्थितिज ऊर्जा मतलब वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो तरीके से पॉसिबल थी, एक ग्रेविटेशन के अगेंस्ट और एक जो हमने यहां पर काम किया था F = ma कह लो तो उसके अकॉर्डिंगली। या मैं अगर कहता हूं स्प्रिंग बैलेंस के फॉर्म में तो मैं इसको kx के जरिए रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, हम स्थितिज ऊर्जा वाले पार्ट में इसको और विस्तृत डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जरा बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक दैट इज गतिज ऊर्जा की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है भाई, गतिज ऊर्जा का मतलब सिंपली समझिए तो किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे ही उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसे प्रायः क्या भाई, तो K से प्रदर्शित करते हैं, या फिर कई जगह पे EK या फिर KE। E का मतलब एनर्जी ऑफ काइनेटिक, K का अल्टीमेट मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मतलब इसे K से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अच्छा उदाहरण के लिए भाई एग्जांपल ले लें तो देखिए, तीव्र गति से चलती हुई गेंद दूसरी स्थित गेंद में अगर टक्कर मार के उसमें गति उत्पन्न कर देती। अरे भाई कंचे, एक कंचा रखा हुआ है और यहां से एक कंचे से हमने मारा तो क्या होता है, दूसरा वाला कंचा भी चालू हो गया। मतलब वो दूसरे वाले कंचे के अंदर में अगर आप चाह रहे हैं कि भैया विस्थापन होना शुरू हो जाए तो आपको बल लगाना पड़ेगा। बल लगा रहे हैं, उसमें विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब उसमें भी कार्य हो रहा है, और कार्य होने का मतलब क्या है कि आपने ऊर्जा खर्च करी। मतलब आप एक बॉल से एक दूसरे बॉल को हिट करते हैं और दूसरी बॉल भी गति अवस्था में आ जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, वहां पर कार्य हो रहा है, वहां पर ऊर्जा खर्च हो रही है। और कौन सी ऊर्जा है, तो वो गतिज ऊर्जा है। वो गति के कारण ही तो
एक बॉल यहां पे एक बॉल यहीं पे रख देता हूं, क्या इसको ये चलना शुरू कर देगी? नहीं। जब पहले बॉल में गति थी तब दूसरे बॉल में गति देखने को मिल रही है। ठीक, आगे देखें, बंदूक से निकलती हुई गोली लक्ष्य में दूर अंदर तक धंस जाती। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड है, एक लकड़ी का मोटा सा गुटका है, और मैंने यहां से बुलेट से फायर करी है, मतलब गन से फायर करी, बुलेट से कैसे करेंगे, ठीक है, गन से मैंने फायर करी तो बुलेट क्या कहते हैं, पेनिट्रेट कर जाती है ना उस लकड़ी के गुटके में। अब लकड़ी के गुटके में पेनिट्रेट कर गई, अंदर तक चली गई, धंस गई। इसका मतलब क्या है भाई, कि वो अंदर तक धंसने का कारण क्या था, कि बुलेट के पास में एक एनर्जी थी, ऊर्जा थी। अगर नहीं होती तो पेनिट्रेट नहीं करती। आप भाई, अब साउथ इंडियन मूवीज तो चल नहीं रही अपनी, क्या है ना, बुलेट आ रही है, अपन ने ऐसा पकड़ा है, ऐसा टर्न किया, ऐसा कर दिया, वो जाकर के सामने वाले को लग गई। तो भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो, क्या होता भाई, बुलेट से बुलेट को अगर आप गन से फायर करते हैं, मतलब उसको आप एक एक्सेसिव वेलोसिटी देते हैं, उसका द्रव्यमान कम होता है, मतलब उसका मोमेंटम जो होता है वो ऐसा होता है कि मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, और इसके कारण वो जाकर के पेनिट्रेट कर जाता है। अब चलते थोड़ी सी इसके लिए और बात करते हैं, किसके लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या कह लेंगे भाई, तो हम कह लेंगे किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति विशेष अथवा विकृति के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थिति विशेष का मतलब समझे, मतलब क्या बोल रहा था मैं, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जो हमने काम किया था, मैंने एक ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पे रख दिया था, तब उसमें जो फोर्स लग रहा था उसको हमने क्या कहा भाई, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, मतलब उसके स्थिति के कारण थी। और एक हम कह रहे हैं उसकी विकृति मतलब क्या भाई, तो वही स्प्रिंग जिसको मैंने खींच दिया तो विकृत कर दिया ना, चेंज कर दिया ना उसके शेप को। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को, भाई जरूरी नहीं है वो स्प्रिंग ही हो, है ना, आप वो स्माइली वाली जो बॉल आती है उसको भी आप ऐसा फोर्स लगाइए, आप छोड़ेंगे तो वापस से रीगेन कर लेता खुद को। कहने का मतलब क्या है कि विकृति का मतलब उसके आकृति में परिवर्तन करना, यानी उसके लेंथ में, उसके विड्थ में आपने चेंज किया। तो जो चेंजेस आप करेंगे, अगर आपने फोर्स हटा दिया तो वापस वो अपने आप को रीगेन कर लेता है, ठीक है। जो एक्सेसिव फोर्स आपने लगाई है वो आप हटा देंगे तो अपने आप को रीगेन कर लेगा। रीगेन करने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है भाई, तो रीगेन करने के लिए एनर्जी आ रही है जो हमने उसको एनर्जी दी है उसी को स्टोर कर लिया उसने, और जैसे ही हमने बाहर से फोर्स हटाया वापस से अपनी पुनः ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा। इसको देखिए जनरली यू से जनरेट मतलब प्रदर्शित करते हैं। ये एक तरीके से इंटरनल एनर्जी के रूप में भी कैलकुलेट होती है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में भी इसको हम काउंट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, या फिर इसको भी ईपी लिखते हैं। एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पीई, इससे भी इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अगर एग्जांपल देखें तो वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में संचित होती है, जैसे देखिए गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, विद्युतीय ऊर्जा, बहुत सारे तरीके से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है भाई, और ये जो स्प्रिंग को खींच रहा था या प्रेस कर रहा था, ये प्रत्यास्थ था, है ना, इसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब क्या है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसके डायमेंशन में चेंज कर दी, यानी उसके लंबाई में या फिर उसके चौड़ाई में आपने कुछ परिवर्तन कर दिया, यानी उसके आकृति को विकृत कर दिया, तो जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं वापस से अपनी ओरिजिनल आकृति को गेन कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी को प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिक नॉर्मली सुना है ना, रबर बैंड में आप फोर्स लगा करके उसका शेप चेंज करते हैं, फोर्स हटाते हैं, रबर बैंड अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ। और विद्युतीय ऊर्जा का मतलब मैंने अभी जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया है कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, आवेशों के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी आती। एंड गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या भाई, गुरुत्वीय बल के अलोंग, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पर रख दिया, किसी नीचे लेकर के आ रहे, तब ये चल करके आता है, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं जरा हम गतिज ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा के लिए अब हम डेरिवेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक डेरिवेशन बनाएंगे। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपसे, एक नॉर्मल कंडीशन में, कि गतिज ऊर्जा जो होता है भैया K इक्वल्स टू होती है हाफ mv², ठीक है। यह फिक्स वाली बात है, इसी को हमको डिराइव करके ले आना। तो मैं क्या कहता हूं कि एक मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसके ऊपर F अमाउंट का फोर्स लगाया, ये कुछ दूर चली गई और V वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, तो F अमाउंट का एक फोर्स लगाया, ठीक है। ये क्या है भाई, ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है,
इसके ऊपर मैंने क्या किया भैया, तो इसके ऊपर एक F अमाउंट का फोर्स लगाया। इस F अमाउंट के फोर्स लगाने के कारण ये अपनी स्थिति यहां से बदल करके यहां पहुंच गया। इसने क्या करी, अपनी पोजीशन। ऑब्वियसली देखिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे, बल लगा रहे, तो ये क्या होगा भाई, इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, और इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। ये यहां से चल करके पहुंच चुका है यहां पर। इस दौरान मैं आपसे ऐसा कहना चाह रहा हूं, जानबूझ करके एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, और बाद में मैं आपको उसको रिप्लेस करवा दूंगा। मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक जो इसने विस्थापन हुआ, इसमें विस्थापन जो हुआ वो हुआ डी विस्थापन। बट बहुत सारी जगहों पे किस चीज से डिनोट की जाती है, एस से। हमें भी पता भैया ये किससे डिनोट होती है, एस से। मैं कह रहा हूं डी विस्थापन। कुछ मुद्दा है जिसके चक्कर में मैं इसको डी कह रहा हूं, ये एम। तो माना कि ये प्रारंभ में जो इसकी वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग, वो मान लेता हूं 0 थी, और या फिर यू मान लेते। चलिए, प्रारंभिक वेग इसका यू था, और टी सेकेंड के बाद इसने अपनी वेलोसिटी एक्वायर करी और वी हो गया। तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड, ठीक है, प्रारंभ में m द्रव्यमान का कोई पिंड प्रारंभ में u वेग से गतिमान है। किससे चल रहा है भाई, u वेग से चल रहा है, ठीक है, तथा F बल लगाने पर, अगर मैंने इसमें क्या कर दिया भाई, F अमाउंट का एक बल लगा दिया, इसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके वेग का मान बढ़कर। भाई आप फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, वेग का मान बढ़कर v हो जाता है। इस दौरान यह d विस्थापन तय करता है। क्या कर रहा है भाई, d विस्थापन तय कर रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो मैं अब जरा देखिए लिखता हूं। अतः मुझे कहा गया है भैया निकालने के लिए क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा मुझे पता है किसका मेजर होता है, कार्य का। तो मैं क्या लिखता हूं, अतः कार्य बराबर क्या होगा भाई, तो आप कहोगे होगा बल इंटू विस्थापन, चलेगा। तो मैं कार्य कहता हूं क्या भैया, F, बल क्या है F, और विस्थापन कितना है D, और F इक्वल्स टू क्या है भाई, F फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं M मास के ऊपर, और ये ऑब्जेक्ट यहां से चल रही है, यानी U से V हो रही है, यानी इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, A क्या है इसमें, त्वरण। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, ma, और ये रहा D। ये क्या है भाई, W इक्वल्स टू MAD। मैंने इसीलिए D लिखा था, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, एक मजेदार कहानी बनाने के लिए D लिखा था, और कोई मेरे पास साइंटिफिक रीजन नहीं है भैया। क्या था, तो भैया हम क्या करते हैं, इसको याद कैसे रखें, तो जनरली हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना कि मैं पागल वागल थोड़ी हूं, मैं कोई पागल आदमी हूं जो कि मैं काम करता रहूंगा। तो मतलब यहां पे क्या समझते हैं भाई, कि पागल आदमी काम करता है। पागल आदमी कैसे तय हुआ, मैड, MAD क्या है भैया, मैड। मैड मतलब क्या होता है, पागल। और जनरली यही तो बोलते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूं जो काम करता रहूंगा, सीधा। वर्कडन कौन करता है, पागल आदमी। पागल आदमी काम करता है, सीधा। W इक्वल्स टू मैड। अब सवाल यह है कि ये AD की वैल्यू मुझे चाहिए, क्या चाहिए भैया, इस AD की वैल्यू मुझे चाहिए। अब ये AD की वैल्यू मिलेगा कहां, तो मैं करता हूं बात, जरा देखिए, गति के तृतीय समीकरण से। गति का जो तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है भाई, तो थर्ड इक्वेशन कहती है, अगर याद करिए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू as कि 2as, तो 2as। तो मैं कहता हूं va स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। इस विस्थापन की जगह पे d लिया है, बस इतना सा ही काम किया। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा बताइए ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू क्या, ad। अब चलिए काम करता हूं मैं, क्या काम करूं, तो देखिए
एडी का मान समीकरण कौन सा भाई, एक में रखने पर। चलिए समीकरण एक में रख के आते हैं। तो अगर मैंने एडी का मान समीकरण एक में रखा तो क्या होगा, तो सिंपली देखिए W इक्वल्स टू M, इस एडी की जगह पे रख रहा हूं इसको, क्या है ये, एडी की जगह पर है मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। एडी की जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या बना, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में 2 बना। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, कार्य किसको कहते हैं, तो देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, ये गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं इसको अंतिम गतिज ऊर्जा। कैसे अंतिम पता चला, तो वी स्क्वायर था माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अच्छा एक और बात है, इसी को कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब यही मिल गया तो मैं तो इसको लिखवाई दे रहा हूं, अलग से भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप, लेकिन इसी को क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या कहते हैं इसको, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब क्या समझ में आया भाई, तो वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। चलिए आते हैं हम अपने डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में हमने कहा यदि प्रारंभिक वेग u कितना हो, 0 हो, मतलब शुरुआत में ये नहीं चले, u की वैल्यू कितनी मान लू मैं, 0। अगर मैंने u की वैल्यू 0 मान ली तो अभी यहां पर आप बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप, तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0। अल्टीमेटली क्या होगा, तो W इक्वल्स टू हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर मैं यहां बात करूं कि यहां किया गया कार्य किसके रूप में है भाई, तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में है। किसके रूप में है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में है। अगर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में है मतलब ये W की जगह पे लिख सकता हूं KE, और KE इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, तो KE इक्वल्स टू मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और यूनिट तो अपने को पता ही क्या होती है, जूल। तो मतलब मुझे जो डेरिवेशन चाहिए थी किसकी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वो मिल गई। और कितना आसान है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो आप चाहें तो भैया इसका स्क्रीनशॉट रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इसके बीचों बीच मैंने एक और काम करा दिया आपके लिए, क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय भी मैंने एस्टेब्लिश करा दी। ठीक है, चलिए तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया तो हम आते हैं जरा मुद्दे पर। और हमने इसको डिराइव कर लिया क्या भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हमने डिराइव कर लिया हाफ एम वी स्क्वायर। चलेगा, ठीक। आइए चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़कर के हम कहां पहुंचते हैं भाई, तो हम पहुंच रहे हैं जरा पोटेंशियल, मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ में मोमेंटम के साथ में रिलेशनशिप है ना। तो देखिए हम कह रहे हैं गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध है, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, इसमें रिलेशनशिप चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जब मुझे पता चल गया कितना होता है भैया, हाफ एम वी स्क्वायर, चलेगा। और मुझे मोमेंटम पता है, कौन भैया, संवेग। संवेग कितना होता है, तो संवेग होता है एम वी। क्या होता है भैया, द्रव्यमान इंटू वेग। अब क्या काम करना है मुझे, तो ये तो हो गया एम वी। यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या काम कर सकता हूं भाई, तो यह देखिए K इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर जो लिखा गया, इसको K लिख लू काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ। K को अल्टीमेटली में क्या लिख लेता हूं, K इक्वल्स टू हो गया भैया हाफ एम वी स्क्वायर। मैं आपसे सिंपली ये बोलता हूं कि क्यों ना मैं इसमें 1/2 m इंटू एम अपॉन एम कर देता हूं, और वी स्क्वायर है, मतलब एक m का गुणा और भाग कर दिया।
चलेगा। और इधर में क्या चला भैया के। अब जरा तिर्यक गुणा कीजिए तो क्या मिल जाएगा 2mk। ये क्या हुआ, ये देखिए ना m से m ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हाफ एम वी स्क्वायर ही है, मतलब मैं m का गुणा और m का भाग तो कर ही सकता हूं ना। अब लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इधर क्या बचा देखिए m स्क्वायर वी स्क्वायर। अब m स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, चूंकि एम वी जो होता है वो होता है p, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना इसको p स्क्वायर। ये m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब क्या एम वी का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m। मतलब मैं क्या कह सकता हूं k इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में p, है ना, p स्क्वायर अपॉन में 2m, ये भी लिखिए चलेगा। या फिर आप लिखिए क्या p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m के। अच्छा बहुत सारी जगहों पे आपको ये ऐसा भी दिख जाएगा p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m e के। अब ये e के क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पे e के जो लिख रहा हूं छोटा सा, ये क्या लिख रहा हूं अल्टीमेटली, ये भी तो वो काइनेटिक एनर्जी है ना, e के से जो डिनोट कर रहे हैं ये भी क्या काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, जैसे आपको मिल जाए, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से आपको ये मिल सकती। यानी गतिज ऊर्जा तथा संवेग के बीच में संबंध भी सीख लिया, गतिज ऊर्जा की हमने डेरिवेशन भी सीख ली। यानी अभी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो हमने टारगेट फिक्स किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। चलेगा क्या भाई, तो चलिए अगर चलेगा तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं हम समाप्त एंड कंफर्म करते हैं कि जो हमने टारगेट कहा था कि भाई ऊर्जा सीखने वाले कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का जो हमारा एक पोर्शन था काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने सीख लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी सीख लिया। अब अगले आने वाले सेशन में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के विस्तृत जानकारी के साथ मिलेंगे, और इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी को मिक्स करके फिर जो बनेगी हमारी क्या मैकेनिकल एनर्जी, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको इसी तरीके के बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन। मतलब आप अगर सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपकी बुक्स अगर एनसीईआरटी है तो ये पूरा कोर्स कंटेंट आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिलता है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाता है। मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विद दिस पूरा कोर्स कंटेंट, और ये सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी कोर्स कंटेंट यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। एंड अगर आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए चाहते हैं क्लासेस, तो भाई आप इस सेगमेंट पे जा सकते हो और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इंप्रोवाइजेशन आपके कोर्स कंटेंट में भी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक को फॉलो कीजिए एंड अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए बुक्स एंड ई बुक्स परचेस कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए गए हैं मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा आपके लिए। तो भाई जिस तरीके से आप हमसे कनेक्टेड है हमारे YouTube पे, उसी तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी तरफ से आती है वो फटाफट आप तक पहुंच जाएगी। एंड अगर आपके कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव है, वो आप हम तक इजीली पहुंचा सकते हैं। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।